नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम PYQS की बात करने वाले हो कि आज सैटरडे संडे है तो हमारा PYQS का क्लास होता है। तो आज की क्लास में सभी लोग मतलब कि अपने दोस्तों को भी बुला कर लाना, बिकॉज PYQS आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, PYQS एंड MCQs ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको खुद को पता चलता है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उनमें से आपको कितना आता है। ओके, तो चलो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को पहले लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, सबको गुड इवनिंग। और सभी बच्चे आ जाओ, और लाइव चैट आपके लिए खुला रखा है ताकि आप कमेंट कर सको। ओके, और सबसे पहले क्या करना है, थम्स अप दे देने हैं ढेर सारे। ओके, पूरी एनर्जी के साथ बैठना है। PYQS जब भी लगाने बैठो तब पूरी एनर्जी के साथ बैठो। ओके, ताकि आपको खुद को भी पता चले कि आपको कितना आ रहा है। ओके, और जो नहीं आता है तो यहाँ से ही गलती आपकी सुधर जाएगी। चलिए तो चलते हैं, सब लोग रेडी हो, एक बार थम्स अप दे दो। ओके, ढेर सारे थम्स अप, कंजूसी नहीं करनी है उसके अंदर, एक भी पैसा नहीं लगता है ना, फ्री एजुकेशन। ओके चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, अरे सॉरी यहाँ पर हम थोड़ा सा बताना भूल गए। ओके चलिए कोई ना। तो ये हमारी यूट्यूब चैनल है, जो बच्चे मतलब कि नए हैं जिनको पता नहीं है, तो ये पेपर 1 की हमारी चैनल है। ओके, पेपर 1 हम यहाँ पर करवा रहे हैं इस चैनल पर, जो हमारी ओल्ड चैनल है। ओके, और ये हमारी साइकोलॉजी वाले बच्चों के लिए है। ओके, तो पेपर 2 साइकोलॉजी जिनका भी है वो बच्चे ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, यहाँ पर 39 वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। अभी यूनिट नंबर 3 यहाँ पर चल रहा है। ओके, और पेपर 2 के अंदर यूनिट 2 आपका चल रहा है रिसर्च का, जिसका मतलब कि हमारे पेपर 2 में भी रिसर्च आता है ना, तो दोनों को आपको, दोनों चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखनी है। ओके चलिए, और ये हमारा टाइम टेबल है जो हमने आपको बता दिया था। ओके, हर रोज 9 बजे आपकी साइकोलॉजी की क्लास होती है। ओके, वो भी मंडे टू फ्राइडे। 7:30 5:30 बजे GPSC गुजरात वालों के लिए ही ये क्लास है। ओके, गुजराती मीडियम वाले बच्चों के लिए। फिर यहाँ पर MCQs की सीरीज चला रहे हैं। ओके, उसके बाद 9:30 बजे हमारे UGC नेट पेपर 1 की क्लास हो रही है, जिसका माध्यम मतलब कि एक्सप्लेनेशन हिंदी में होती है, कंटेंट आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। ओके, डेली क्विज टाइम आपका 8 बजे का होता है रात को। ओके, एवरी सैटरडे संडे की बात की जाए तो साइकोलॉजी के PYQS आपका शाम को 7 बजे होगा। सैटरडे संडे की जो क्लास होगी PYQS की वो शाम को 7 बजे होगी, और पेपर 1 की जो क्लास होगी वो आपकी 9:30 बजे होगी डेली। ओके, तो पेपर 1 के लिए कोई टाइम चेंज नहीं किया है, सिर्फ साइकोलॉजी का टाइम चेंज हो रहा है। ओके, तो चलिए, अब की बार नेट JRF पार, जिन बच्चों ने नेट क्लियर कर लिया है उनके लिए नई लाइन है, अब की बार JRF पार। चलिए, तो अब क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ सब लोग, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ओके चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति में एक अनुभवजन्य प्रेरक प्रतिमान कार्यरत है। चलिए बताइए, इम्पिरिको इंडक्टिव प्रेगेडिज्म जो है वो किस में, मतलब कौन सी शोध पद्धति के अंदर वो मतलब क्या है भाई, प्रतिमान कार्यरत है। ओके चलो जी बताओ, सुबह ही पढ़ा है ना ये टॉपिक आपको, इम्पिरिको इंडक्टिव और हाइपोथेटिको डिडक्टिव, ये हमने सुबह ही पढ़ा है। चलो बताओ, यहाँ पर आपका ऑप्शन है एथनोग्राफी, केस स्टडी, एक्सपोस्ट फैक्टो, नैरेटिव, एक्सपेरिमेंटल। ये सारे नाम भी मैंने बताए थे आपको, है ना। चलो आंसर थोड़े फटाफट से करना है। ओके, जो बच्चे पीछे से जुड़ेंगे, मतलब कि जो बच्चे लाइव चैट जब ओपन होगा तब नहीं होंगे, और बाद में जो क्लास लगाने वाले हैं वो बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर किया करो दोस्तों, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना मतलब कि स्टडी कर रहे हो। ओके, और आंसर ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर तो कम से कम बताया करो कि मैम हमारे इतनी क्वेश्चन में से इतने सही हुए, तो भी मुझे पता चलेगा कि नहीं आपके स्कोर कम आ रहा है या बढ़ रहा है। ओके, तो थोड़ा सा इतना तो कर सकते हो आप, है ना। चलो समझते हैं, यहाँ पर समझाना कुछ भी नहीं है, बिकॉज मैंने सुबह ही समझा दिया। ओके, इम्पिरिको इंडक्टिव में हमने क्या बात की थी, थोड़ा सा यहाँ पर बात करें। इंडक्टिव के अंदर हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च आ जाता है, बस ये याद रखना है, क्वालिटेटिव। ओके, क्वालिटेटिव रिसर्च आ जाता है इम्पिरिको इंडक्टिव के अंदर। ओके, तो देखो एथनोग्राफी क्या है,
क्वालिटेटिव रिसर्च है। केस स्टडी क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च है। एक्सपोस्ट फैक्टर क्या है, क्वांटिटेटिव, है ना, ये क्वांटिटेटिव होता है। ओके उसके बाद नैरेटिव क्या है भाई, जो जीवन कथनी जहाँ पर कही जाती आत्मकथाएं, है ना, तो वो सारा ये क्या है, क्वालिटेटिव है। ओके क्वालिटेटिव। ओके उसके बाद एक्सपेरिमेंटल आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल क्या बताया था, क्वांटिटेटिव, है ना। ओके बस बन गया आपका आंसर, है ना। तो देखो ए वाला जो है उसको रखो, बाकी सारों को वैसे भी निकाल दो। तो देखो यहाँ से निकल गए, एग्जाम में ऐसे करना है। ओके बी है आपका आंसर, तो बी वाला है उसको रखो, दोनों में बी है। चलो जी आगे चढ़ते। सी जो है वो सी तो हमारा है नहीं, तो सी वाला निकाल दो, निकल गया आपका। तो सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर ए बी डी। ओके बन गया यहाँ पर डी, है ना। तो यहाँ पर हमारा ए बी डी इज द करेक्ट आंसर। चलो जिन बच्चों ने ये आंसर किया है उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। तो मतलब कि आप लोग अच्छे से समझ पाए हैं सुबह की क्लास को। चलो ओके यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, मेंशन किया है, बिकॉज आज ये पीडीएफ आपको शाम को मतलब कि क्लास खत्म होने के बाद आपके ग्रुप के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, मतलब टेलीग्राम चैनल है वहां पर डाल दी जाएगी पीडीएफ। ओके चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नमूना प्रक्रिया अनुभवजन्य प्रेरक अनुसंधान प्रतिमान के साथ शोध करने के लिए उपयुक्त होगी। चलो जी अनुभवजन्य की बात हो रही, इंपीरिको इंडक्टिव की बात हो रही। देखो यहाँ पर रिसर्च दिया है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ये वर्ड को आपको पकड़ना है। ओके इंपीरिको इंडक्टिव और हाइपोथेटिको डिडक्टिव, ये आपको याद रखना है। ओके चलो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, पता है सुबह की क्लास में बताया था सबको। चलो बताओ यहाँ पर आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोसेस, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और एनी ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसेस। चलो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बताया था ना, उसके अंदर बताया था कि कौन सी मेथड, मतलब कि कौन से सैम्पलिंग किस में आती है ना, ये बताया था। थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया। और इम्पीरिको इंडक्टिव क्या है वो तो आपको मैंने बता दिया, क्वालिटेटिव है ना, मोस्टली क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, बट मैंने क्या बताया था 1% ही उसके अंदर क्वांटिटेटिव आता है, बाकी मतलब कि मोस्टली ज़्यादातर हिस्सा क्वालिटेटिव का होता है। ओके चलिए आंसर करिए, सोच समझ कर आंसर करना है। ओके और आंसर करने में भी कंजूसी तो बिल्कुल भी नहीं करनी बच्चों। कुछ बच्चे तो बस ऐसे ही देखते रहते हैं और आंसर तो करते ही नहीं, पता नहीं क्या होता है उनको। चलो जी यहाँ पर हमने क्या बताया था, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को याद कर दो, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, है ना, इसको याद कर लो। क्या बताया था, इसमें क्या आता है, इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और यहाँ पर हमने आपको ये भी बताया था 3S और फिर क्या था AC, है ना, मतलब 3S मतलब सिस्टमैटिक था, फिर स्ट्रेटिफाइड था, फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग था। ओके फिर एरिया एंड क्लस्टर सैम्पलिंग था, और एक आपका M था मल्टी स्टेज। ओके तो इस तरीके से हमने 5 याद रखवाया था प्रोबेबिलिटी में। उसके अलावा की जितने भी है वो आपके क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी है, जो क्वालिटेटिव में आता है। और क्वालिटेटिव किस में आता है, इम्पीरिको इंडक्टिव के अंदर, है ना। ओके बस ये याद रखना था और कुछ भी नहीं। तो देखो स्ट्रेटिफाइड SSS यहाँ से आ गया, है ना, सिंपल रैंडम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ओके तो ये आपको याद रखना था, ये आपके तीनों के तीनों क्या है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी। ओके चलो और ये नॉन प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी आपका करेक्ट आंसर है, बिकॉज इम्पीरिको इंडक्टिव में क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। ओके तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके यहाँ पर आपका आंसर दिया है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया सकारात्मकवाद, अरे सकारात्मक यहाँ पर थोड़ा सा हमने चेंज किया था,
पता नहीं क्यों नहीं हुआ। चलो, पोस्ट पॉजिटिविस्ट की बात हो रही ना, तो उत्तर प्रत्यक्षवादी, उत्तर प्रत्यक्षवादी। ओके, हम चेंज कर देते हैं, लेकिन अभी आप पढ़ लो। उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आती है। ओके, याद रखना है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट के अंतर्गत आती है, ये बात आपको याद रखना है। आप लोग आंसर करो, तब तक मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेती हूँ। ओके, सोच समझ कर आंसर करना है सबको। ओके, चलो अभी नहीं होगा ये, बिकॉज लैपटॉप के अंदर मेरे ना हिंदी लैंग्वेज नहीं है, तो नहीं होगा। ओके, मैं मोबाइल के अंदर पीपीटी बनाती हूँ। तो उत्तर प्रत्यक्षवादी यहाँ पर थोड़ा सा कर देना। ओके, यहाँ पर तो है ही पोस्ट पॉजिटिविस्ट। ओके, चलिए आंसर कीजिए। पोस्ट पॉजिटिविस्ट में क्या आएगा? ये भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के बीच पर ही आपको याद रखना था। देखो, नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव किस में आता है? क्वांटिटेटिव में आता है ना। अब देखो, पॉजिटिविस्ट, पॉजिटिविस्ट ओके कल ही पढ़ा है ना, और पोस्ट पॉजिटिविस्ट, पोस्ट पॉजिटिविस्ट। ओके, ये इसमें ये पॉजिटिविस्ट है, क्या है? क्वांटिटेटिव है। ओके, ये साइंस को मानता है, क्वांटिटेटिव। ओके, और ये क्या है? क्वालिटेटिव। ओके, बस ये काम है। ओके, अब देखो, पोस्ट पॉजिटिविस्ट की बात आ रही है। नॉर्मेटिव जो है नॉर्म्स के बेस पर सर्वे किया जाता है। ओके, तो ये क्वांटिटेटिव है। एक्सपेरिमेंटल भी क्वांटिटेटिव है। ओके, एथनोग्राफी क्या है? क्वालिटेटिव है ना। और एक्सपोस्ट फैक्टर क्या है? क्वांटिटेटिव है। ओके, ये क्वांटिटेटिव, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारे किसकी बात हो रही है? पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या है? हमारा क्वालिटेटिव। तो एथनोग्राफी क्या है? हमारा क्वालिटेटिव। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए यहाँ पर। ओके, थर्ड वाला आंसर करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रायोगिक और कार्योत्तर अनुसंधान के बीच महत्वपूर्ण अंतर इस प्रकार है। देखो, एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोस्ट फैक्टों के बीच में क्या डिफरेंस है? बताया था मैंने, आपको पढ़ाया था, है ना। अब देखो, यहाँ पर ऑप्शन है नमूने का चयन, मतलब कि सिलेक्शन ऑफ सैंपल। दो चरों के बीच कार्य कारण संबंध। ओके, दो जो भी वेरिएबल होते हैं उनके बीच में कोजल कनेक्शन बिटवीन देखना, मतलब कोजल कनेक्शन देखना दोनों के बीच में। ओके, अनुसंधान उपकरणों का उपयोग। ओके, जो रिसर्च टूल्स यूज करते हैं उसको, उसके मतलब कि यहाँ पर डिफरेंस देखना है, दोनों के बीच में डिफरेंस कौन सा आ रहा है। ओके, फिर यहाँ पर 4th नंबर है स्वतंत्र चर का नियंत्रण और हेरफेर। ओके, मतलब कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन। चलो आंसर करो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है। ओके, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसाई नहीं करनी है, बिकॉज आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, और अपने क्वेश्चनों को काउंटिंग करते जाना। ओके, ताकि आपको खुद को भी पता चले कि आपको कितने स्कोर बन रहा है। ओके, चलो आंसर करो सब, सोच समझ कर आंसर करना है। ओके, ऐसे तुक्का नहीं मारना है। अगर देखो यहाँ पर तुक्का मारा ना, तो समझ लेना नेट की एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे, बिकॉज आप लोगों ने इस बार भी देखा होगा डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर क्या आता है? देखो, सिलेक्शन ऑफ सैंपल, सैंपल तो दोनों में सिलेक्शन किया जाता है। कोजल कनेक्शन भी देखा जाता है, कोज इफेक्ट दोनों में देखा जाता है ना। फिर टूल्स जो होता है वो दोनों में यूज कर सकते हैं। अब देखो, डिफरेंस कहाँ पर आता है कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्सपेरिमेंट के अंदर, एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट के अंदर हम जो भी वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कंट्रोल भी कर पाते हैं, मैनिपुलेशन भी कर पाते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक्सपोज्ड फैक्टों की बात आती है, जब भी एक्सपोज्ड फैक्टों की बात आती है
तो यहाँ पर हम मतलब कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको ना ही हम कंट्रोल कर पाते और ना ही मैनिपुलेशन कर पाते। ओके, तो यहाँ पर कंट्रोल भी नहीं हो पाता है और मैनिपुलेशन भी नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज यहाँ पर घटना घटित हो चुकी होती है, इसीलिए हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर ना ही कंट्रोल कर पाते ना ही मैनिपुलेशन कर पाते। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, दोनों में यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है दोनों में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति में चरों का हेरफेर और नियंत्रण और नमूने का यादृच्छिकरण दो बुनियादी आवश्यकता है। चलिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जिसकी ओके कि कौन सी मतलब कि रिसर्च मेथड है जिसके अंदर हम वेरिएबल में क्या कर पाते हैं? मैनिपुलेशन कर पाते हैं। ओके, उसको कंट्रोल कर पाते हैं। ओके, और नमूने का जो भी यादृच्छिकरण मतलब रैंडमली सैंपल लिया जाता है। चलिए, कौन सी मेथड होगी यहाँ पर? एक्स पोस्ट फैक्टो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आंसर करिए इसका, क्या आएगा आंसर? ध्यान से आंसर करना है। ओके, चलो क्या आएगा आंसर? देखो, एक्सपोर्ट फैक्टो में तो हम वेरिएबल को कंट्रोल भी नहीं कर पाते है ना, मैनिपुलेशन भी नहीं कर पाते, तो ये तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है ही नहीं यहाँ पर, ये तो गया काम से। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च है। ओके, तो यहाँ पर हम मतलब कि वेरिएबल के अंदर हेर फेर करना मतलब मैनिपुलेशन करना, कंट्रोल करना। ओके, और रेंडमली ये कंपलसरी नहीं है। ओके, ये गया काम से। केस स्टडी में भी कंपलसरी नहीं, कहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। ओके, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब हम क्या करते हैं? वेरिएबल जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिसका हमें इफेक्ट नहीं चेक करना है, फिर भी वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कराए, तो हम उस ऐसे वेरिएबल को क्या करेंगे? कंट्रोल कर देंगे, या तो फिर क्या करेंगे? उसको मैनिपुलेशन करेंगे। ओके, और हम जो भी सैंपल लेंगे वो रैंडमली लेंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलो, तो यहाँ पर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मात्रात्मक अनुसंधान प्रतिमान की विशिष्ट विशेषताएं क्या है? चलो जी, क्वांटिटेटिव रिसर्च की बतानी है। क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडिज्म। ओके, इसकी क्या बतानी? कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी। देखो यहाँ पर क्या बताया है कि यह काल्पनिक निगमनात्मक है। ओके, यहाँ पर ये आएगा। ओके, थोड़ा सा ओके, ये यह काल्पनिक निगमनात्मक है। ओके, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो कैसा है भाई? हाइपोथेटिको डिडक्टिव है। ओके, प्राकृतिक सेटिंग्स पर केंद्रित है मतलब नेचुरल सेटिंग पर फोकस करता है। ओके, जनसंख्या विशेषताओं के सामान्यीकरण पर बल देता है। जो भी पॉपुलेशन है ओके उस पर जनरलाइजेशन करने का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। ओके, यह बड़ी संख्या में लोगों के संख्यात्मक डेटा पर जोर देता है। क्या करता है? बड़े सैंपल पर, लार्ज सैंपल पर क्या करता है? न्यूमेरिक डाटा पर मतलब कि जोर देता है। ओके, यह कहता है कि साहित्य समीक्षा एक छोटी भूमिका निभाती है लेकिन समस्या को सही ठहराती। ये कहता है कि जो लिटरेचर रिव्यू करते हैं हम वो क्या है भाई? छोटे मतलब कि जो हमारी मतलब ये छोटी भूमिका निभा, माइनर रोल निभाती है। ओके, लेकिन वो क्या करती है? प्रॉब्लम को जस्टिफाई करती है। चलो जी, आंसर करो इसका, ध्यान से समझ कर देखो। वर्ड्स को पकड़ना मैं ऑलवेज कह रही हूँ ना, वर्ड्स को पकड़ना सीख जाओ। यहाँ पर बस वर्ड का ही खेल होता है और एनटीए भी यही खेल खेलती है, वर्ड्स का ही खेल खेलती है। ओके, जो हमें पता नहीं चलता। अगर आपने ना ऊपर ऊपर से पढ़ाई की ना तो फिर समझ लो गए काम से। अब सबको आंसर करना है। ओके, जितने भी लाइव है उतने सारे बच्चे लाइव मतलब आंसर करेंगे। यहाँ पर किसी को नीचा थोड़ी ना दिखाना है। हाँ,
सब आंसर करेंगे, आपका खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको खुद को भी पता चलेगा कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, है ना। चलो जी, यहाँ पर क्या है भाई, देखो पहले तो हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात हो रही है, तो देखो क्वालिटेटिव में हमने किसकी बात की थी। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसके अंतर्गत क्या आता है, इम्पीरिको, इम्पीरिको, ओके, इम्पीरिको क्या आता है, इंडक्टिव, सॉरी, इंडक्टिव, ओके। और यहाँ पर क्वांटिटेटिव की बात हो रही है, ओके, क्वांटिटेटिव की बात हो रही है, तो क्वांटिटेटिव में क्या आएगा, हाइपोथेटिको, हाइपोथेटिको डिडक्टिव, है ना, ये आएगा। चलो, तो ये वाला तो पहला तो आपका सही है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव है, क्वांटिटेटिव रिसर्च, यस करेक्ट है, ओके। ए वाले को रखो, बाकी सारे को उड़ा दो, ओके। चलो, फिर यह प्राकृतिक सेटिंग पर केंद्रित होता है, नेचुरल सेटिंग पर काम करता है क्या। चलो आगे देखते हैं, इसको रहने देते हैं, ओके, बिकॉज आगे से ही आपका आंसर बन जाएगा। देखो, जनसंख्या विशेषताओं के सामान्यीकरण पर बल देता है, पॉपुलेशन पर जनरलाइजेशन क्या बात करता है, बिल्कुल करता है ना। हाइपोथेटिको डिडक्टिव में हमने क्या किया था, स्पेसिफिक टू जनरल गए थे कि नहीं, सॉरी जनरल टू स्पेसिफिक गए थे कि नहीं, जनरल टू स्पेसिफिक गए थे, है ना। मतलब यहाँ पर जो डाटा होगा ना वो सैंपल से हम लेते हैं ना, तो उसको जनरलाइज कर सकते हैं, ओके। ये बात यहाँ पर आपको याद रखनी, ओके। तो जनरलाइज पॉपुलेशन पर हम जनरलाइज कर पाते हैं, तो ये सही है, सी वाला आपका सही, ओके। फिर ए और सी दोनों में है, तो अभी तो रुकना पड़ेगा, ओके। चलो फिर देखते हैं यहाँ पर, यह बड़ी संख्या में लोगों के संख्यात्मक डेटा पर जोर देता है, न्यूमेरिकल डाटा की बात आ जाती है तो हमने क्या बताया था, क्वांटिटेटिव को लगा देना है, ओके। तो यहाँ पर डी आपका क्या है भाई, सही हो रहा है, तो मतलब ए इज द करेक्ट आंसर, बी गया काम से। प्राकृतिक सेटिंग किस में आता है, एथनोग्राफी में बताया था आपको, है ना, नेचुरल सेटिंग की बात की थी, है ना, वही है, ओके। अब यहाँ पर ये नहीं सोचना है, ये जनरलाइजेशन थियरी की जनरलाइजेशन की बात नहीं हो रही, ओके। जो सैंपल साइज से हम डाटा लेते ना उसको जनरलाइज करने की बात है, ओके, थियरी की जनरलाइजेशन की बात नहीं हो रही, ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। चलो, तो यहाँ पर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर, देख लो, ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द बेस्ट मीनिंग ऑफ रिसर्च। चलो, अनुसंधान का सर्वोत्तम अर्थ क्या है, चलो बताइए। ज्ञान के सृजन और अनुप्रयोग के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना, समस्याओं के समाधान के लिए आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच को अपनाना, देखे गए डेटा के आधार पर सामान्यीकरण पर पहुंचना, जीवन के सार्वभौमिक सत्य की खोज करना। चलो, क्या आएगा आंसर, बताइए, सोच समझ कर आंसर करना है। ऐसे क्वेश्चनों में ना बेस्ट आंसर कौन सा है बन रहा है उसको देखना होता है। करो भाई आंसर, चलो समझते हैं। देखो, समझ पहले ज्ञान के सृजन के लिए बिल्कुल हम अपनी नॉलेज को क्या करते, क्रिएट करने के लिए तो रिसर्च करते हैं, है ना, ज्ञान की वृद्धि के लिए, ये तो बात हमने बताई थी कि नहीं आपको, यस, ओके। अनुप्रयोग के लिए मतलब कि जो भी मतलब अपना ज्ञान जो है उसको मतलब क्या करते हैं, अप्लीकेशन करते हैं नॉलेज को, है ना, ये भी, और उसमें साइंटिफिक मेथड को अपनाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ओके। तो यहाँ से ही आपका आंसर करेक्ट हो जा रहा है, ओके। अब दूसरा देखो, समस्या के समाधान के लिए आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच को अपनाना। अब देखो, हर बार समस्या का समाधान नहीं होता है, कभी कभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं भी आता है ना, तो ये बात आपकी गलत हो जा रही है। देखो, तीसरे नंबर पर गए, क्या आ गए कि देखे गए डाटा के आधार पर जनरलाइज पर पहुंचना। भाई जनरलाइजेशन पर हम हर बार नहीं पहुंचते, है ना, कभी कभी जनरलाइज नहीं भी कर पाते हैं। जैसे कि क्वालिटेटिव रिसर्च है तो उसमें कौन सा हम जनरलाइजेशन कर पाते हैं, नहीं कर पाते, है ना। तो ये भी हमारा गया काम से, जीवन के सार्वभौमिक सत्य की खोज करना, मतलब कि हम यहाँ पर सार्वभौमिक सत्य की खोज करने के लिए थोड़ी ना रिसर्च कर रहे हैं, है ना, दूसरी स्पेसिफिक चीजों के लिए भी तो रिसर्च कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा बेस्ट है, ए इज द करेक्ट, 1 इज द करेक्ट आंसर, ओके। जिन बच्चों ने 1 लगाया उनका आंसर करेक्ट है, उन सभी को बधाई हो। चलो
तो यहाँ पर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि काल्पनिक निगमनात्मक अनुसंधान, देखो हाइपोथेटिको डिडक्टिव की बात आ गई। ओके, प्रतिमान का उपयोग करने में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम उपयुक्त माना जाता है। देखो अब इसका सीक्वेंस लगाना है। हमने आपको सुबह ही पढ़ाया ना हाइपोथेटिको डिडक्टिव, उसके स्टेप भी बताए थे मैंने कि किस तरीके से बनते हैं ना। तो यहाँ पर देखो पहला कह रहा है कि हाइपोथेसिस को मेकिंग करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करते हैं, अराइविंग एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ओके, ये बताया जा रहा है। ओके, दूसरा क्या बताया जा रहा है कि रिसर्च प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। फिर हाइपोथेसिस मेकिंग करते हैं, मतलब हाइपोथेसिस को बनाते हैं, हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हैं, और फिर जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन निकालते हैं। दोनों साथ में लिखा हुआ है। ओके, उसका यहाँ पर इश्यू खड़ा नहीं करना है। हाइपोथेसिस को मेकिंग करना, ओके, प्रॉब्लम को स्थापित करना, हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करना, और जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। चलो फिर फोर्थ नंबर कह रहा है कि हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करना, हाइपोथेसिस को बनाना, और फिर फाइनल प्रॉब्लम को मतलब कि अंतिम रूप देना, और जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। चलो बताओ आंसर क्या आएगा, क्या आंसर बन रहा है आपका। सुबह ही सारे स्टेप बताए थे आपको, है ना, हाइपोथेटिको डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों के। चलो क्या बन रहा है आंसर सभी का। ओके चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो हाइपोथेसिस मेकिंग करते हैं भाई, हाइपोथेसिस बनाते हैं, पहले ये बताओ। तो बिल्कुल बनाते हैं, है ना। हमने क्या बताया था, हाइपोथेटिको डिडक्टिव, है ना। यहाँ पर डिडक्टिव, रुक जाओगे, डिडक्टिव। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया था, थियरी से चलते हैं, है ना, थियरी पर आते हैं पहले, उसके बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्मुलेट भी करते हैं और इसका टेस्ट भी करते हैं। ओके, फॉर्मुलेट पहले करते हैं, यहाँ पर फॉर्मुलेट करते हैं। ओके, फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ओके, उसके बेस पर ये सारा हाइपोथेसिस आपका टेस्ट हो रहा है। ओके, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं, है ना, कंफर्म करते हैं, ये बताया था आपको। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हाइपोथेसिस को बनाना, बिल्कुल बनाते हैं हम हाइपोथेसिस को, है ना, क्योंकि यहाँ पर डिडक्टिव में थियरी बनी हुई है, उसके बेस पर हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को बनाएंगे, फिर हम हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद हम जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। जब उसको कंफर्म कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, हम उसको जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन वहाँ पर निकाल रहे हैं कि हाँ जो थियरी बनी है वो एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है ना। तो यहाँ पर ये वाला आपका क्या है, सही हो रहा है। चलो दूसरा वाला देखते हैं, सोच समझ की स्थापना। देखो यहाँ पर हम रिसर्च प्रॉब्लम को कहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो आपकी इंडक्टिव में स्थापित हो गई है ना। प्रॉब्लम तो कहाँ पर हो गई है, इंडक्टिव के अंदर हो गई है ना, मतलब कि इम्पीरिको इंडक्टिव के अंदर प्रॉब्लम स्थापित हो गई थी। बिकॉज देखो ना न्यूटन वाला एग्जांपल दिया था, तो न्यूटन ने क्या किया था भाई कि सेब को नीचे पड़ते हुए, नीचे आते हुए देखा, तो उन्होंने ये सोचा कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, है ना, ऊपर क्यों नहीं गया।
तो ये तो एक समस्या यहीं पर ही क्या होती है, स्थापित हो जाती है। तो हाइपोथेटिक और डिडक्टिव में हम समस्या को स्थापित नहीं करते, डायरेक्टली जो जनरलाइज की हुई जो चीजें हो ना उसी को लेकर डायरेक्टली हाइपोथेसिस बनाते हैं, है ना। तो ये बात है। तो सोच समस्या वाली तो आपका गया काम से यहीं से। ओके, फिर आगे देखो परिकल्पना बनाना। ओके, एक सोच समस्या की स्थापना करना। देखो ये वाला भी गया काम से, बिकॉज हम यहाँ पर प्रॉब्लम को क्या मतलब कि स्थापित नहीं करते। ओके, परिकल्पना परीक्षण, परिकल्पना बनाना, समस्या को अंतिम रूप देना, और फिर जाके आप सामान्य मतलब कि सामान्यकरण और निष्कर्ष पर पहुंचते। देखो यहाँ पर हम प्रॉब्लम को फाइनलाइज कैसे कब कर पाएंगे, यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी, ओके मान लो कि प्रॉब्लम थी, ओके तो उसको हम फाइनलाइज कब करेंगे, जब उसका मतलब कि कंक्लूजन निकालेंगे, फिर उसको मतलब कि जनरलाइज करेंगे, उसके बाद हम फाइनलाइज करेंगे, है ना। और ये तो प्रॉब्लम को अंतिम रूप देने की बात है। तो प्रॉब्लम को अंतिम रूप तक कब देते हैं, जब हम प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, जब उसको उसकी स्थापना करते हैं, है ना। बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में होते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को बनाकर हम एक क्वेश्चन बना देते हैं। तो ये जो एक क्वेश्चन बनाए इन सारे क्वेश्चनों से, वो क्या हो गया, हमने समस्या को एक अंतिम रूप दे दिया कि ये हमारी फाइनल क्या है भाई, समस्या बन गई। ओके, तो ये वाला भी आपका गया काम से। तो यहाँ पर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं। ओके यस, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस शोध डिजाइन में स्वतंत्र चर को हेरफेर के बजाय चयनित किया जाता है। देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने की जगह पर क्या किया जाता है, सिलेक्टेड किया जाता है। ओके, ऐसा कौन सी रिसर्च डिजाइन है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च डिजाइन, या फिर डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च डिजाइन। चलिए बताइए। सभी बच्चे आंसर करना है। ओके, और साथ ही साथ वीडियो को भाई लाइक भी करते रहो। ओके, उसमें का जुसाई ना करो प्लीज। चलो क्या आएगा यहाँ पर आंसर, तो यहाँ पर आंसर आएगा, देखो वेरिएबल में मैनिपुलेट हम कहाँ पर करते हैं, मैनिपुलेट नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या बताएगा, देखो मैनिपुलेट करने की बजाय चयनित करते हैं, सिलेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। तो देखो एक्सपेरिमेंटल में तो हम मैनिपुलेट कर पाते हैं, है ना। तो ये तो गया काम से आपका। हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर हमने वेरिएबल को हम वहां पर भी मैनिपुलेट कर पाते हैं, है ना, इसमें भी जोड़ तोड़ कर पाते हैं। जैसे कि मान लो हमने प्राइमरी डेटा के रूप में कुछ बुक्स ली, हमने 10 बुक्स ली, उनमें से मान लो कि मुझे ये लगा 7 बुक्स मैंने पढ़ी, उसके अंदर से मैंने डाटा कलेक्ट किया, मुझे लगा कि मुझे अब 3 की ज़रूरत नहीं, तो मैं उसको हटा सकती हूँ। तो ये तो मैंने मैनिपुलेट किया है ना। तो ये भी आपका मैनिपुलेट हो सकता है यहाँ पर। ओके, तो ये भी गया काम से। एक्सपोर्ट फैक्टो में क्या होता है, यहाँ पर हम वेरिएबल को ना ही कंट्रोल कर पाते हैं ना ही मैनिपुलेट कर पाते हैं। तो ये वाला आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। ओके, डिस्क्रिप्टिव सर्वे जो है वो भी आपका क्या है, इसके अंदर भी हम मतलब कि डाटा को वेरिएबल जो है हमारा, ओके उसको हम मैनिपुलेट कर पाते हैं। ओके, तो ये तो आपका गया काम से। तो यहाँ पर 3 इज द करेक्ट आंसर। एक्सपोस्ट फैक्टो के अंदर हम क्या करते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम मैनिपुलेट तो नहीं कर पाते है ना, लेकिन उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो तो यहाँ पर दिया है 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक अनुसंधान की विशिष्ट विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। चलो क्वालिटेटिव रिसर्च की बात आ रही है। परिप्रेक्ष्य आधारित आगमनात्मक और अर्थ देना। देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इंडक्टिव एंड मीनिंग उसका देना। ओके, चलो परिकल्पना आधारित निगमनात्मक और परीक्षण करना। ओके, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, हाइपोथेसिस बेस्ड डिडक्टिव एंड टेस्टिंग। ओके, ध्यान से आंसर करना है, सोच समझ कर। ओके, निगमनात्मक सह आगमनात्मक आधारित दृष्टिकोण और सामान्यीकरण। देखो डिडक्टिव एंड मतलब डिडक्टिव के बेस पर हम क्या करें, उसके साथ डिडक्टिव के साथ साथ इंडक्टिव का भी
हम यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, इन दोनों के बेस पर हम क्या करते हैं, चीजों को जनरलाइज करते हैं। चलो, और उसके बाद है फोकस और परिकल्पनाओं के साथ निगमनात्मक पूछताछ का परीक्षण किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया, इंक्वायरी जो है डिडक्टिव इंक्वायरी के साथ फोकस एंड हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। चलो आंसर करो सब लोग, ध्यान से सोच समझ कर आंसर करना है। ओके, चलो समझते हैं। देखो, जहां पर क्वालिटेटिव आता है वहां पर हमने क्या कहा था, क्या आता है क्वालिटेटिव में, इंडक्टिव आता है ना, इंडक्टिव आता है, सुबह भी ये बताया था। क्वालिटेटिव में इंडक्टिव आता है, तो पहले तो डिडक्टिव वाले को पहले से निकाल दो। ये गया काम से डिडक्टिव, ये गया काम से डिडक्टिव, ये गया काम से डिडक्टिव, डायरेक्टली आंसर आ रहा है आपका फर्स्ट नंबर का। ओके, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव की ही बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा, इंडक्टिव वाला फर्स्ट नंबर वाला आंसर करेक्ट है। ओके, जिन बच्चों ने ये आंसर किया है मतलब कि उनको इंडक्टिव डिडक्टिव के मतलब डिफरेंस पता चल गया है। ओके, चलो यहाँ पर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक विश्वविद्यालय शिक्षक सामाजिक आर्थिक स्थिति और कंप्यूटर विज्ञान के लिए नामांकित स्नातकों की उपलब्धि प्रेरणा के बीच संबंधों का अध्ययन करना चाहता है। इस संदर्भ में किस शोध पद्धति का प्रयोग करना उचित होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड। ओके, चलो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, उनके जो टीचर हैं वो क्या करना चाहता है, सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक के लिए सोशियो इकोनॉमिक और कंप्यूटर जो साइंस है, ओके मतलब कि कंप्यूटर विज्ञान है, उसके लिए नामांकित जो भी ग्रेजुएट किए हुए हैं उनकी जो उपलब्धि प्रेरणा है, मतलब कि उनका अचीवमेंट कितना है। ओके, अचीवमेंट यहाँ पर चेक किया, अचीवमेंट मोटिवेशन देखना चाहते हैं, तो इसके लिए वो कौन सी पद्धति का यूज करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। ओके, दिमाग थोड़ा सा लगाया करो। और आंसर सबको करना है। ओके, किसी को भी छुप कर नहीं बैठना है। कुछ तो ऐसे होंगे ना छुप कर बैठेंगे, अरे छुप कर बैठने की क्या जरूरत है भाई। हाँ, यहाँ कौन सा आपको कोई काट देने वाला है ना। चलो तो समझते हैं। यहाँ पर देखो, एक यूनिवर्सिटी के टीचर है, वो क्या करना चाहते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, ओके, और अचीवमेंट मोटिवेशन जो है, ओके, उनके बीच में कितना मतलब कि रिलेशनशिप है उसको देखना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर वो क्या करेगी, अचीवमेंट कब पता चलेगा ये बताओ, अचीवमेंट मोटिवेशन कब पता चलेगा, जब कोई भी पर्सन है वो उन चीज़ों को अचीव करेगा तब, है ना। तो अचीव करने के बाद हमें उसका अचीवमेंट मोटिवेशन पता चलता है, बिकॉज अचीवमेंट सिद्धि, जिनको सिद्धि बोलते हैं ना, उपलब्धि बोलते हैं, सिद्धि बोलते हैं। ओके, तो उपलब्धि तो कब प्राप्त होगी, जब वो उपलब्धि प्राप्त कर देगा, फिर उसके बाद पता चलेगा ना कि उसने इतना अचीव किया। आपने नेट की एग्जाम क्रैक की तब पता चलेगा कि आपने कुछ अचीव किया है ना। तो ये तो मतलब कि घटना घटित होने के बाद की बात हो रही। तो देखो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो आएगा नहीं, है ना, बिकॉज वो तो हम मतलब कि लेबोरेटरी में करते हैं। और फिर यहाँ पर क्या होता है कि घटना वर्तमान में जो चीज़ें होती है उसके साथ हम चलते, ओके, घटना घटित होने के बाद यहाँ पर हम नहीं करते। फिर एक्सपोस्ट फैक्टो आता है, बिल्कुल आता है, घटना घटित होने के बाद यहाँ पर किया जाता है रिसर्च। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर। ओके, डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं करते कि भाई चलो घटना घटित हो जाए उसके बाद उसको देखें, है ना। यहाँ पर चीज़ों को वर्णन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। ओके, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि साथ में रहकर हम उन चीज़ों को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उपलब्धि की बात हो रही है, अचीवमेंट की बात हो रही है, तो अचीवमेंट तो बाद में पता चलेगा ना, कंप्लीट घटना हो जाएगी, वो अचीव कर लेगा चीज़ों को, उसके बाद पता चलेगा। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एक्सपोस्ट फैक्टो करेक्ट आंसर। ओके,
देखो यहाँ पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शोध रूप का उद्देश्य मुख्य रूप से सैद्धांतिक प्रगति का उपयोग सामान्यीकरण की संभावना की खोज पर नजर रखता है। चलिए यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी शोध रूप है ओके जिसका उद्देश्य क्या होता है कि भाई जो थियोरेटिकल एडवांस है ओके उसको क्या करते हैं हम उसकी मतलब कि थियोरेटिकल सैद्धांतिक प्रगति जो होती है उसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं सामान्यीकरण की संभावना की खोज के लिए ओके। चलो ऑप्शन है मौलिक शोध, मूल्यांकन अनुसंधान, कार्यवाही शोध, अप्लाइड रिसर्च। शब्दों को पकड़ना सीखना है और कुछ करना नहीं है ओके। चलिए क्या आंसर आएगा यहाँ पर देखो सैद्धांतिक प्रगति की बात हो रही है, थियोरेटिकल की बात हो रही, उसके उपयोग की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर अप्लाइड रिसर्च, जहाँ पर हम क्या करते हैं थियोरी का उपयोग करते हैं ओके। फंडामेंटल में थियोरी का निर्माण करते हैं ओके, थियोरी को डेवलप करते हैं। इवेल्युएटिव में क्या करते हैं कि उसका मूल्यांकन करते हैं ओके, मतलब कि ये देखते हैं कि ये मूल्यांकन कैसे किया जाता है कि इसने कितने लेवल तक मतलब कि कुछ चीजें सीखी है ओके, उसकी सीमा तय करता है कि इतने तक इसने कुछ सीखा है, ये इवेल्युएटिव रिसर्च तय करता है। एक्शन रिसर्च का काम क्या है सुधार करना ओके, जो चीजें मतलब कि डिक्रीज हो रही है तो उसको इंक्रीज मोड में लाने की बात होती है, इम्प्रूव करने की बात आती है ओके। चलिए तो यहाँ पर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलो यहाँ पर पार्टिसिपेटरी रिसर्च के बारे में पूछा गया और कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है ये पूछा गया है ओके। तो देखो यहाँ पर यह ज्ञान को शक्ति के रूप में पहचानता है, यह विशेषज्ञों के रूप में लोगों पर जोर देता है ओके, ये जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है, इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है, मतलब कि नॉलेज को प्रोडक्ट करना है। चलिए नहीं है ये पूछा है ओके, नॉट की बात हो रही है, ट्रू नहीं है ये पूछा गया है। चलिए चलिए तो देखो यहाँ पर क्या बता रहा है कि हमारा जो नॉलेज है ओके, नॉलेज है ओके, उसको पावर के रूप में हम क्या करते हैं रिकॉग्नाइज करते हैं ओके। तो ये तो सही है ओके, हम जब भी पार्टिसिपेंट्री रिसर्च करते हैं, जैसे कि एथनोग्राफी के अंदर क्या करते हैं यही तो करते हैं, पार्टिसिपेटरी रिसर्च करते हैं ना, पार्टिसिपेंट होकर जहाँ पर रिसर्च किया जाता है उसी को तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च कहते हैं ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो नॉलेज है ओके तो उसको हम पावर के रूप में उसको पहचानते, मतलब कि हमारे अंदर वो स्किल है कि हम इसको क्या कर सकते हैं रिसर्च कर सकते हैं, है ना, तो ये तो सही बात है। अब नहीं पूछा है तो मतलब ये तो हमारा गया काम से। यह विशेषज्ञों के रूप में लोगों पर जोर देता है, बिल्कुल यहाँ पर एक्सपर्ट के रूप में किसको जोर देता है पीपल को, वहाँ के जो भी स्थानिक लेवल पर जो भी लोकल एरिया के जो भी लोग होंगे है ना उन्हीं को हम एक्सपर्ट के रूप में ले लेते हैं, है ना, तो ये तो सही बात है, तो ये भी गया काम से ओके। ये जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया, हाँ हम यहाँ पर क्या करते हैं जो इंक्वायरी करते हैं वो हम सामूहिक रूप से करते हैं, है ना,
तो ये भी तो सही है, तो ये वाला गया काम से। अब देखो एक ही बचा है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर है, बिकॉज देखो यहाँ पर क्या बताए, इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन करना है। देखो यहाँ पर सिर्फ नॉलेज को प्रोडक्ट करना थोड़ी ना है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट मतलब कि नॉलेज को प्रोडक्ट करना ही ये उसका मतलब कि एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता है। ओके, एकमात्र की बात हो रही है इसीलिए, तो ये वाला आपका गलत है। ओके, तो यहाँ पर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गुणात्मक अनुसंधान प्रतिमान में निम्नलिखित में से किस विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। चलिए, क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में पूछा गया है। ओके, तो मानकीकृत अनुसंधान उपकरणों के साथ डेटा का संग्रह, स्टैंडर्डाइज जो डाटा कलेक्शन होता है ना, वो स्टैंडर्डाइज जो रिसर्च टूल्स के साथ किया जाता है। चलो, उसके बाद संभाव्यता नमूना तकनीकों के साथ नमूनाकरण डिजाइन। ओके, मतलब कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के साथ हम सैम्पलिंग डिजाइन को तय करते हैं। नीचे से ऊपर के अनुभवजन्य साक्ष्य के साथ डेटा को संग्रह करते हैं, मतलब बॉटम अप, नीचे से ऊपर की ओर इम्पिरिकल एविडेंस की बात हो रही है। इम्पिरिकल एविडेंस के माध्यम से डाटा को कलेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद देखो टॉप डाउन व्यवस्थित साक्ष्य के साथ डेटा को एकत्रित करना, मतलब टॉप डाउन ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, है ना, ये टॉप डाउन है। ये क्या है, टॉप डाउन। ओके, और ये क्या था, ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। ओके, ऊपर मतलब भगवान के घर नहीं जाना। ओके, अभी जिंदा रहना है, नेट जरा सब कुछ क्लियर करना है ना, तो नीचे से ऊपर जाना है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बताया गया है आपका, बॉटम अप, बॉटम अप। ओके, चलो कौन सा आएगा क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। देखो सुबह जो क्लास पढ़ाई ना, उसको अगर समझ लिया ना तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आपको मेनली तीन क्लास ही आपको मतलब कि बहुत ही यूजफुल है। एक तो है आपकी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा वाली, एक तो आपकी पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म वाली, और आज सुबह वाली हाइपोथेटिको डिडक्टिव और इंपेरिको इंडक्टिव। ओके, ये तीन क्लासेस अगर देख लेना तो बाकी के सारे रिसर्च आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए, ओके, क्वालिटेटिव में हमने क्या बताया था, क्वालिटेटिव क्या करते हैं, क्वालिटेटिव के अंदर क्या करते हैं भाई, है ना, नीचे से ऊपर जाते हैं। ओके, तो बॉटम अप वाला आ गया, इंपेरिकल आ गया, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर भाई। देखो क्वालिटेटिव में स्टैंडर्डाइज डिजाइन टूल्स यूज नहीं होता है। ओके, वो क्वांटिटेटिव में यूज किया जाता, तो ये वाला गया। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्वांटिटेटिव में आता है, तो ये भी गया काम से। फिर टॉप डाउन की बात आती है, तो टॉप डाउन हमारा किस में आता है, क्वांटिटेटिव में आता है, तो ये भी गया काम से। ओके, तो यहाँ पर हमारा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, तो यहाँ पर देखो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15 करो। क्वेश्चन नंबर 15, चलो जोड़ मिलाओ। एक्सपेरिमेंटल मेथड है। ओके, यहाँ पर प्रायोगिक प्रायोगिक पद्धति। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक्सपोस्ट फैक्टरी। ओके, तो उसको तो हम एक्सपोस्ट फैक्टरी बोलते हैं। ओके, पोस्ट एक्स, ओके, पोस्ट फैक्टरी। ओके, रिसर्च डिस्क्रिप्टिव है। ओके, उसके बाद है हिस्टोरिकल है। अब देखो यहाँ पर कलेक्शन डाटा कलेक्शन के लिए जो टूल्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो देखो किस तरीके से डाटा कलेक्शन किया जाता है, कौन से टूल्स के माध्यम से। देखो पहले में यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस, क्वेश्चन आया स्टैंडर्डाइज टेस्ट, टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। चलो बताओ, आराम से आंसर करना है। ओके,
ओके चलिए समझते हैं यहाँ पर। देखिए एक्सपेरिमेंटल में क्या आएगा, एक्सपेरिमेंटल जो होता है ना उसके अंदर हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट का यूज करते हैं। ओके जो भी टेस्ट, स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है, ये साइकोलॉजी की क्लास में पढ़ा है। ओके स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है, जहाँ पर हम सभी चीज़ें मतलब कि जो टेस्ट बनाते हैं टूल्स के रूप में, वो सारी मतलब कि उसके अंदर जो कंडीशंस होगी, टाइम लिमिट होगी, वो सारी चीज़ें क्या होगी, सेम होगी। ओके तो ये होगा स्टैंडर्डाइज टेस्ट। जिस तरीके से आपके यूजीसी नेट का एग्जाम लिया जाता है ना, तो सभी बच्चों के लिए टाइम कम 3 घंटे का होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड होता है, ये बात हमने बताई थी, कंप्यूटर बेस्ड होता है। फिर उसके अंदर जो आइटम्स रखी जाती है, तो 50 क्वेश्चन पेपर 1 के अंदर रखे जाते हैं ना, तो और आइटम्स भी जो यूनिट होते हैं वो यूनिट 10 यूनिट में से ही पूछे जाते हैं, है ना। तो ये सारा क्या है, सारा कुछ फिक्स होता है और कंप्लीटली होता है, तो वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल में यूज होता है। ओके अब देखो एक्सपोस्ट फैक्टरी रिसर्च के अंदर हम अभी उसको रहने देते हैं। यहाँ पर समझो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड में क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करेंगे, सर्वे की बात हो रही है ना, तो सर्वे हम क्वेश्चन आयर के माध्यम से करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं ना, तो ये गया आपका क्वेश्चन आयर के साथ। हिस्टोरिकल मेथड में हमने क्या बताया था, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में बात किया था, पता है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी सेकेंडरी। अब आपके पास एक ही बचा है और वो है टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। ओके तो ये हो गया आपका क्या है, एक्सपोस्ट फैक्टरी रिसर्च। ओके तो इस तरीके से आपको जोड़ मिलाना था। तो ए में 3rd नंबर कहाँ पर है, ए में 3rd नंबर यहाँ पर है। ओके उसके बाद क्या है, बी में आपका क्या आया था, 4th नंबर। ओके ये भी करेक्ट है। डी में आपका क्या है, डी में 2 नंबर। ओके और एक डी में आपका है, सॉरी सी में 2 नंबर और डी में आपका 1 नंबर। ओके तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके देख लो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता प्रवृत्ति पर भोजन करने की विधि के प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। इसके लिए कौन सी शोध पद्धति उपयुक्त होगी। चलो इसका आंसर सबको आना चाहिए भाई। यहाँ पर ऑप्शन है केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ओके प्रायोगिक विधि, एक्सपोस्ट फैक्टो विधि के सर्वेक्षण विधि। चलो आंसर करो इसका। एक जो रिसर्चर है ना वो क्या करना चाहिए, बच्चों की जो चिंता प्रवृत्ति होती है ना, एंजाइटी प्रोनेंस होती है, तो उस पर भोजन करने की विधि का मतलब कि जो हम खाना खाते हैं ना उसकी जो मतलब कि जिस तरीके से जो मेथड होती है, फीडिंग की मेथड होती है, ओके उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, ओके उसका क्या करना चाहता है, मूल्यांकन करना चाहता है। तो कौन सा आएगा, चलो ये तो सबको आना चाहिए। और ये यूजीसी नेट का ना फेवरेट को मतलब कि जो रिसर्च के टाइप्स में ये हर बार ऐसा क्वेश्चन डाल ही देते हैं। ओके तो मतलब यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन है ऐसा। चलो समझते हैं। प्रभाव की बात हमने क्या बताया था, इफेक्ट की जहां पर बात आती है तो आपको क्या करना है, एक्सपोस्ट फैक्टो लगा देना है। बिकॉज यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एक घटना को घटित होने देते हैं और उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या घटना घटित होने दी कि बच्चों की जो एंजाइटी प्रोनेंस है, ओके उस पर फीडिंग मेथड का क्या इफेक्ट हो रहा है, मतलब कि जो उनके भोजन करने की जो विधि है, ओके भोजन करने की विधि का क्या इफेक्ट हो रहा है। ओके तो यहाँ पर इफेक्ट भी देखा जा रहा है। देखो केस स्टडी के अंदर हम ये तो नहीं देखते है ना, तो ये तो हमारा गया काम से। यहाँ पर तो हम घटना घटित होने के बाद ऐसा तो कोई होता नहीं है ना, तो ये गया। एक्सपेरिमेंटल में हम ये नहीं देखते है ना। फिर एक्सपोस्ट फैक्टर में घटना घटित होने के बाद हम इफेक्ट को देखते हैं। ओके इफेक्ट को देखने के लिए यहाँ पर देखा, जैसे कि मैंने बताया था ना आपको कि बाढ़ आया, ओके बारिश हुई, बाढ़ आया, उसके बाद हम रिसर्च कर रहे हैं है ना, तो वो एक्सपोस्ट फैक्ट हो गए। तो यहाँ पर भी यही है, बच्चों की चिंता की जो प्रवृत्ति है, भोजन की विधि का क्या इफेक्ट होगा, तो उनको भोजन करने की अलग अलग विधियाँ दी जाएगी। ओके विधियों से उनको भोजन दिया जाएगा अलग अलग विधियों से। ओके और उसके बाद उनकी चिंता प्रवृत्ति को, एंजाइटी प्रोनेंस को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। तो ये हो गया एक्सपोस्ट फैक्टो है ना। चलो और सर्वे में तो हम सर्वे करते हैं। ओके चलो 3rd इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 17 है,
यहाँ पर जोड़ मिलाना है। फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च और इवेल्युएटिव रिसर्च। ओके, यहाँ पर हिंदी में भी दे दिया है तो डोंट वरी। किसी हस्तक्षेप के कथित प्रभाव की सीमा का पता लगाना, सिद्धांत निर्माण के माध्यम से एक प्रभावी व्याख्या विकसित करना, हस्तक्षेपों के उपयोग के माध्यम से मौजूदा स्थिति में सुधार लाना। ओके, विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए और एक सिद्धांत की संभावना तलाशना, तकनीकी संसाधनों का समृद्ध करना। चलो, अब तो इसका तो आंसर ना वर्ड्स को पकड़ेंगे ना तो अभी आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो आंसर करो सब। कि यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, थोड़ा वेट। ओके, आप लोग आंसर करो तब तक। चलो अब दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं फंडामेंटल में क्या करते हैं, सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। यहाँ से पकड़ लो, सिद्धांतों के निर्माण के माध्यम से एक प्रभावी व्याख्या विकसित करते हैं। ओके, तो ए के अंदर क्या आ गया आपका, ए के अंदर 2 आ गया। ओके, मतलब कि यहाँ पर थियरी को डेवलप करने की बात है। अप्लाइड रिसर्च में क्या करते हैं, जो भी सिद्धांत बनाए गए उसका उपयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ से ही आपको पता चल जा रहा है ना कि जो थियरी है, ओके, उसको हम क्या करते हैं, उसको यूज करके हम, देखो यहाँ पर दिया, यूज करके हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, है ना। तो एक्सप्लोर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मतलब कि ढूंढते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका अप्लाइड के अंदर 4th नंबर। ओके, एक्शन में क्या करते हैं, सुधार की बात हुई थी, इम्प्रूव की बात हुई थी, बिल्कुल हुई थी। तो यहाँ पर देखो इम्प्रूविंग वर्ड दे दिया है। ओके, 3rd नंबर वाला सही हो गया। हस्तक्षेपों के उपयोग के माध्यम से मौजूदा स्थिति में क्या करते हैं, सुधार करना, है ना। इवेल्युएटिव रहा, इवेल्युएटिव के अंदर हमने क्या बताया था कि हम एक सीमा का पता लगाते हैं। ओके, कि मतलब कि हमने जो बच्चे को बढ़ाया, मान लो कि आपने बच्चों को बढ़ाया तो बच्चा कितना सीख पाया। ओके, उसकी सीमा नक्की, सीमा तय करता है, उसकी क्या करते हैं, सीमा तय करते हैं। ओके, मतलब कि टीचर है, स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को जो भी पढ़ाया है, कितना बच्चा पढ़ पाया, उसका मतलब कि टीचर ने जो कुछ पढ़ाया है उसका इफेक्ट हुआ है कि नहीं, उसकी एक लिमिट तय करते हैं, उसकी एक मतलब कि क्या एक सीमा तय करते हैं। ओके, तो ये बात हुई। तो यहाँ पर क्या आया, इवेल्युएटिव के अंदर आपका फाइंडिंग आउट वाला मतलब कि 1st नंबर वाला आपका सही हुआ। ओके, तो यहाँ पर अब आपके पास क्या कैसे बन गया भाई, देखो पहले में ए में क्या आया था, ए में 2 आया था, ए में 2 वाला रखो, बाकी का सारा हटा दो। ओके, बी में क्या आया, 4th नंबर आया, तो ये वाला आपका ए 1 इज द करेक्ट आंसर, ये वाला वैसे भी चला जाता। ओके, अब देखो सी में 3 है कि नहीं, यस भी यस है। ओके, डी में 1 है। ओके, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। चलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलो, बच्चों का भी फेवरेट और यूजीसी नेट का भी फेवरेट, गतिविधियों का कौन सा समूह क्रिया अनुसंधान रणनीति की चक्रीय प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। चलो, एक्शन रिसर्च के बारे में बात हो रही है और ये तो हमने बच्चों को एक मतलब वर्ड देकर ही समझाया हुआ था। चलो, सबको आना चाहिए, तो ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ओके, बिकॉज बहुत अच्छे से पढ़ाया है इसको, तो पढ़ाया तो नहीं बोलते, रटाया ये बोल सकते हम तो, है ना। चलो जी, फटाफट करना है आंसर। ओके, लेकिन सही आंसर करना है।
चलो, तो यहाँ पर पा और है ना, ये हमने याद करवाया था और है ना। तो यहाँ पर देखो, पी का मतलब प्लान, ए का मतलब एक्ट, ओ का मतलब ऑब्जर्व और आर का मतलब रिफ्लेक्ट। ओके, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। पहले योजना बनाई जाती है, फिर उसको अधिनियम मतलब क्रियान्वय किया जाता है, फिर ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसके बाद चिंतन विचार जो भी बोलते हैं वो किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 कह रहा है कि अनुदैर्ध्य अध्ययनों की निम्नलिखित विशिष्टता है। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी की बात हो रही, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सीमित परिणाम मतलब लिमिटेड रिजल्ट मिलता है। भारी निवेश की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। वैकल्पिक वर्ण प्रदान करता है, मतलब अल्टरनेटिव चॉइस प्रोवाइड कराता है। चरों के समय क्रम में अंतर्दृष्टि की अनुमति देता है। ओके, जो भी वेरिएबल है ओके उनके मतलब कि टाइम ऑर्डर के अंदर हमें क्या करता है, इंसाइट देने की, इंसाइट की अनुमति देता है, मतलब कि डीपली यहाँ पर हम स्टडी करने का हमें क्या करता है, एक मौका देता है। चलो, व्यक्ति का अथवा संस्थागत विकास पर केंद्रित करता है। ओके, इंडिविजुअल या तो फिर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट को देखता है। चलो, आंसर करो। ओके, चलो देखते हैं भाई, लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है कि एक ही सैंपल पर, ओके, एक ही सैंपल पर क्या करते हैं हम, यार जस्ट वेट, एक ही सैंपल पर क्या करते हैं, लंबे टाइम तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टडी करते हैं, है ना। मान लो कि मैंने 5 साल का बच्चा ले लिया और फिर मैं ये देखना चाहती कि 10 साल का बच्चा होते होते उसके अंदर क्या चेंजेस आता है। तो 5 साल के बच्चे को लेकर मैं 10 साल का होगा तब तक उस पर स्टडी करती जाऊंगी, है ना। तो ये बात हुई यहाँ पर। तो देखो, यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो लिमिटेशन तो मिलेगा नहीं, लिमिटेड रिजल्ट तो मिलेगा नहीं। यहाँ पर तो हम सारे साल की यहाँ पर देख रहे हैं, तो मतलब हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत लंबा, मतलब कि इसका कोई लिमिटेशन नहीं होगा। जितना हम चाहेंगे उतना इस पर स्टडी कर पाएंगे, जितना हम चाहेंगे उतना डाटा कलेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो ये वाली बात आपकी गलत हो गई, ए वाले को हटा लो सभी में से। ओके, अब देखो बी क्या कह रहा है, भारी निवेश की आवश्यकता नहीं होती। भाई हेवी इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना, इतने साल तक अगर आप यहाँ पर रिसर्च कर रहे हो, 5 साल का बच्चा 6 7 8 9 और 10 साल का होता है ना, तो तब तक कितने साल हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 साल तक अगर आप रिसर्च करते हो तो कितना सारा खर्चा तो होगा ना, उसको मिलने जाना, उसके पास डाटा कलेक्ट करना, हर साल जाकर डाटा कलेक्ट करना। तो यहाँ पर तो हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर तो मना कर रहे थे, ये वाला भी गया आपका, तो बी वाला भी निकाल दो। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, सी डी ई। ओके, अब देखते हैं सी वाले को। सी क्या कह रहा है कि वैकल्पिक वर्ण प्रदान करता है। ओके, मतलब कि यहाँ पर अल्टरनेटिव चॉइस भी हमें देता है। ओके, वैकल्पिक चॉइस भी यहाँ पर हमें देता है ना। फिर यहाँ पर क्या है भाई, चरों के समय क्रम में अंतर्दृष्टि, हम क्या होता है कि भाई वेरिएबल जो है उसके टाइम ऑर्डर के मुताबिक हम मतलब कि अलग अलग टाइम पे हम डीपली स्टडी कर पाते हैं, बिल्कुल कर पाते हैं। व्यक्तिगत व संस्थागत विकास पर केंद्रित होता है। मान लो कि हमने यहाँ पर बच्चा लिया था तो इंडिविजुअल हो गया, इसका विकास हम देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं ना, कि 5 साल का बच्चा क्या किस तरीके से, मान लो कि हम ये देखना चाहते हैं कि 5 साल के बच्चे की क्या क्या मेमोरी लेवल कितना होता है। ओके, उसके बाद 6 साल का होता है तो वो कितनी मेमोरी, मतलब कितनी चीज़ों को मतलब कैचअप कर पाता है। ओके, 7 साल का होता है, कितनी चीज़ों को कैचअप कर पाता है। इस तरीके से हम 10 साल तक देख रहे हैं, तो मतलब कि यहाँ पर उसका डेवलपमेंट तो देख रहे हैं। किसी इंस्टीट्यूट को दे लेते हैं, तो मान लो कि हमने किसी इंस्टीट्यूट को लिया, 2015 में लिया, तो हमने देखा कि 2015 में उसका हाल क्या था, 2016 में उसका हाल क्या था,
2017 में उसका हाल क्या था, 2018 में उसका हाल क्या था, 2019 में उसका हाल क्या था, 2020 में क्या हाल था, ओके, और 2021 में उसका क्या हाल था, ओके, और 2022 में अभी करंट में क्या हाल है उसका। मतलब कि ये संस्था 2015 से लेकर 22 तक कितना डेवलप कर पाई है, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आए, है ना, ये तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर सी डी ई तीनों ही क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ओके। अगर आपको ये दोनों नहीं आते थे फिर भी आप इसी के बेस पर आप यहाँ पर आंसर कर पाते थे, ओके। तो ये आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, ओके। विश्लेषणात्मक आगमन निम्नलिखित में से किस की विधि है। चलो एनालिटिकल इंडक्शन की बात हो रही है, एनालिटिकल इंडक्शन किसकी मेथड है। तो यहाँ पर देखो किसकी विधि है, ओके। तो यहाँ पर देखो सिस्टमैटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट, ओके, जनरेटिंग हाइपोथेसिस, मतलब कि प्राकल्पनाएं हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को सृजित करते हैं, बनाते हैं, ओके, जनरेट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं हाइपोथेसिस का, ओके, फिर फ्री स्टाइली इंटरप्रिटेशन करते हैं, मुक्त रूप से इसकी व्याख्या करते हैं, टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस ओनली, ओके, ओनली हम क्या करते हैं नल हाइपोथेसिस का टेस्ट करते हैं। चलिए इनमें से कौन सी चीजें एनालिटिकल इंडक्शन में आएगी। आंसर करो फटाफट से और वीडियो को लाइक करते जाना है, ओके, ऐसे नहीं चले जाना है। तो देखिए चलिए आंसर करते हैं। एनालिटिकल इंडक्शन है ना, तो एनालिटिकल की बात आती है जहां पर विश्लेषण की बात आती है, ओके, वहां पर हम क्या करते हैं, पहले ये देखो यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं भाई, सिस्टमेटिक रूप से तो हम हर एक इवेंट को देखते हैं ना, चाहे वो इंडक्शन हो चाहे वो डिडक्टिव हो, है ना। तो ये वाला तो ये तो आपका करेक्ट है, ओके, तो बाकी के सारे उड़ा दो, ओके। अब देखो प्राकल्पनाएं जनरेट की जाती है, ओके, बी जनरेट की जाती है, बिल्कुल की जाती है ना। तो यहाँ पर हमने इंडक्शन में यही बताया था ना कि हम इसको क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। उसके बाद क्या है, प्राकल्पनाओं का परीक्षण करना, यहाँ पर हाइपोथेसिस को टेस्ट भी किया जाता है। अब देखो एनालिटिकल है ना, तो ये एनालिटिकल हिस्सा किसका होगा, एनालिटिकल क्वांटिटेटिव का होता है ना, क्वांटिटेटिव का होता है। तो इसी वजह से ये जो है आपका रिसर्च क्या हो जाएगा, भले इंडक्शन लिखा हुआ है ना, लेकिन फिर भी वो कौन सा हो जाएगा, क्वांटिटेटिव हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं हम, है ना। तो ये आपका मतलब कि क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। तो क्वांटिटेटिव में अगर आता है तो सिस्टमेटिक रूप से काम करते हैं, ओके, जनरेट भी करते हैं, हाइपोथेसिस को जनरेट भी करते हैं, है ना, बिकॉज हाइपोथेसिस बनाते हैं उसके बाद उसका टेस्ट भी करते हैं, है ना। यहाँ पर मुक्त व्याख्या नहीं होती, इंटरप्रिटेशन फ्री स्टाइल में नहीं होता है, ओके। तो ये तो गया काम से, ये क्वालिटेटिव में हो जाता है। केवल निराकरणीय प्राकल्पनाओं का परीक्षण, ओनली नल हाइपोथेसिस का हम यहाँ पर मतलब कि टेस्टिंग नहीं करते हैं, हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बनाते हैं, ओके, दोनों को बनाते हैं और चेक करते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये गलत हो गया आपका, ओके। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, ए बी सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे, आज के क्वेश्चन अच्छे भी लगे होंगे। जाते जाते दिल से लाइक करते जाना भाई, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ओके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों को भी बोलना कि सब्सक्राइब करके रखें, ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ओके। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट सबको।